रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पे आते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि अल्कोहल क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर भी होते हैं और स्लाइटली बेसिक इन नेचर भी, एम्फोटेरिक नेचर बोला। लेकिन फिनॉल की बात करें तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। इसका फिनॉक्साइड आयन जो होता है ना, वो मोर स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हाइड्रोजन हटा दें अगर फिनॉल में से, तो ये जो आयन बना, इसको क्या बोलते हैं हम? फिनॉक्साइड। नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। कौन सा आयन बोल रहा हूं मैं? एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड मतलब होता है RO, RO माइनस। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। नाउ दिस एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल while the phenoxide ion is more stable. Phenols are more acidic than alkyl alcohol as phenoxide ion is more stable than alkoxide ion. क्यों स्टेबल है? बिकॉज ये क्या करता है? रेजोनेंस करता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। इससे हमें पता चलता है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्काइल एल्कोहल्स। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्काइल एल्कोहल्स? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब ये कुछ फिनॉल के कंपाउंड्स हैं, लाइक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तीनों के पीएच पी ऑफ के को कंपेयर करो। ये क्या होता है? पावर ऑफ एसिड डिसोसिएशन। लेस पी के वैल्यू मतलब मोर एसिडिक इन नेचर। क्या होता है पी के? माइनस लॉग ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। फॉर्मूला याद नहीं भी रहा तो बस इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज, कि पी के की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा ये एसिडिक होगा। इसका मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक, मोस्ट एसिडिक बोलना चाहिए, बिकॉज ऑर्थो उससे कम है और मेटा तो सबसे कम है। जितनी कम पी के वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक। पहले पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। फिर फिनॉल की बात करें तो वो और कम एसिडिक है। इसमें भी अगर तुमने अल्काइल ग्रुप लगाए तो एसिडिक कैरेक्टर और कम होता जाएगा। ऑर्थो पे लगाया तो बहुत कम है, मेटा पे स्लाइटली चेंज आया, पैरा पे मतलब लगभग एक जैसा ही चल रहा है। और अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इनका एसिडिक कैरेक्टर तो बहुत ही कम है। तो ये टेबल लर्न नहीं करना है, टेबल की वैल्यूज से कुछ समझना है हमें, कि अगर नाइट्रो ग्रुप आया, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ेगा। और वो भी कहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा कहाँ पर इफेक्ट आ रहा है? पैरा पे। फिर कहाँ आ रहा है? फिर कहाँ आ रहा है? मेटा पे। अब फिनॉल इनसे कम एसिडिक है, उसमें भी अल्काइल ग्रुप लगाओगे तो अल्काइल ग्रुप मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे, उतना एसिडिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। ये वैल्यू बढ़ने का मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम होना। तो ये जो सीक्वेंस पढ़ा हमने, इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। मैंने क्या बताया? जितने ज़्यादा नाइट्रो उतना ज़्यादा एसिडिक। यहाँ देखो कितने नाइट्रो दिख रहे हैं हमें? 3 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, सिंगल नाइट्रो। फिर ये मिथाइल वाला, ये अल्काइल अल्कोहल और ये फिनॉल। तो सबसे कम जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? एल्काइल अल्कोहल। ये दिख रहा है यहाँ पे। फिर कौन सा आएगा? फिनॉल।
नहीं, फिनॉल से भी ज़्यादा क्या होना चाहिए हमारे पास? अल्काइल अल्कोहल हो गया, अल्काइल अल्कोहल के बाद ये आएगा 4 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप आ गया। फिर आएगा फिनॉल, फिर आएगा 3 नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि एक नाइट्रो आ गया। फिर आएगा 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। लास्ट में आएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप उतना ही ज़्यादा वो क्या बनता चला जाएगा? एसिडिक बनेगा। और अल्काइल अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होते हैं, ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, दिख रहा है ये टेबल से हमें समझ में आ रहा है कि क्या सीक्वेंस रखना है। सबसे टॉप पे वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, नाइट्रो आएंगे, फिर फिनॉल, फिर क्रेसॉल, मतलब जिनमें मिथाइल आ रहा है, फिर आखिरी में अल्काइल अल्कोहल। अब इसलिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो सबसे कम एसिडिक होगा प्रोपेनमनॉल, उसके बाद वो आएगा जिसमें मिथाइल फिनॉल के साथ आ गया, फिर फिनॉल, फिर 1 नाइट्रो ग्रुप, 2 नाइट्रो ग्रुप, 3 नाइट्रो ग्रुप। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एज इट इज तुमको एग्जाम में मिल सकता है, ऐसा अरेंज करने के लिए देंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को। ये देखो, हम अगर फिनॉल को सोडियम से रिएक्ट करवाएं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है प्लस सॉल्ट मिलता है। दिस शोज दैट फिनॉल इज acidic in nature. Like all other acids, phenol also reacts with sodium and gives hydrogen gas. एक और रिएक्शन तुमको याद हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बनता है? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन भी क्या शो करती है? फिनॉल क्या है? एसिडिक इन नेचर। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है शो दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, तो हमें ये दो रिएक्शन लिख के आनी। एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की बात करें हम, तो जब सैलिसिलिक एसिड, जिसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको रिएक्ट करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो बनाता है एसिटल सैलिसिलिक एसिड, जिसका जिसको हम एज अ मेडिसिन यहाँ यूज करते हैं एस्प्रिन में। एस्प्रिन जो किसके काम आता है? एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, उस फॉर्म में आता है। मतलब हेडेक वगैरह हुआ या फीवर हुआ तो उसमें यूज किया जाता है। क्या कंपाउंड का नाम है? देखो OH की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो OCOCH3, और साथ में क्या बन रहा है? एसिटिक एसिड। तो ये कैसा आ सकता है क्वेश्चन? हाउ विल यू प्रिपेयर एस्प्रिन, या फिर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन। तो हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन क्या होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज एसिटल सैलिसिलिक एसिड। एसिटल सैलिसिलिक एसिड, दिस इज नोन एज एस्प्रिन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखेंगे इसको। अभी एक ये रिएक्शन देखो, फिनॉल प्लस अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। OH की जगह क्या आ गया? देखो NH2, मतलब फिनॉल से बन गया एनिलीन। कन्वर्जन, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू एनिलीन? क्या लगाना है हमें? अमोनिया प्लस ZnCl2। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन? किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं? जिंक के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो ये OH रिमूव हो गया और क्या बन गया? ये बेंजीन। और जैसे हमने एल्काइल अल्कोहल में एस्टेरिफिकेशन पढ़ा था, यहाँ पर भी होता है। अल्कोहल में भी अराइल और अल्काइल प्लस एसिड गिव्स एस्टर। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने? एस्टेरिफिकेशन। एक बार वापस, ये दोनों रिएक्शन कहाँ काम आएंगी? जब ये प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए बोला हो कि शो दैट फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट, ये रिएक्शन कहाँ काम आएगी? हाउ विल यू फॉर्म एस्प्रिन यूजिंग सैलिसिलिक एसिड?
ये रिएक्शन कहाँ काम आएगी? फिनॉल से एनिलीन बनाने में, और फिनॉल से बेंजीन पे जाना है, क्योंकि अगर देखो बेंजीन बन गया तो कोई भी कन्वर्जन हो सकता है। तो फिनॉल टू बेंजीन जाना है, तो फिनॉल को जिंक के प्रेजेंस में क्या करते हैं हम लोग? हीट करते हैं। लास्ट एस्टेरिफिकेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं अभी? केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं फिनॉल के। नेक्स्ट कन्वर्जन रिएक्शन देखें। फिनॉल पे नाइट्रो लगाना है, ऑर्थो पे, पैरा पे। मेजर हमेशा पैरा वाला होता है। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं? देखो, डाइल्यूट HNO3। ऑर्थो पैरा, मेजर कौन सा? पैरा। डाइल्यूट की जगह अगर कंसंट्रेटेड लगा दिया तो बनाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। बोर्ड का क्वेश्चन था इस बार का, हाउ विल यू फॉर्म पिक्रिक एसिड यूजिंग फिनॉल एंड व्हाट इज पिक्रिक एसिड? पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जो कैसे बनता है? फिनॉल पे कंसंट्रेटेड HNO3 डालने से। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो, ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट लगा रखी थी। फिनॉल प्लस ब्रोमीन in presence of carbon disulfide gives monosubstituted bromo compound, पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। ध्यान दो, किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया है हमने? CH2। लेकिन अगर तुमने वाटर ले लिया, एक्वस ले लिया, तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना लेगा। बात समझ में आ रही है? बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी, कि 2,4,6 कैसे बनाएंगे और मोनो सब्सटीट्यूटेड कैसे बनाएंगे? मोनो सब्सटीट्यूटेड चाहिए तो क्या करोगे? CH2। क्या होता है CH2? कार्बन डाइसल्फाइड। लेकिन अगर एक्वस यूज किया तो तीनों मिलेंगे, ट्राई सब्सटीट्यूटेड होगा, 3 प्लेसेस पे आएगा। एक ये रिएक्शन देखो, अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमने पढ़ा था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो OH किस में कन्वर्ट हो गया? देखो, ये दोनों एंड पे OO मिल जाता है, इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। तो phenols are slowly oxidized to dark colored mixture containing phenols। अब इस पे क्वेश्चन ये मिल सकता है, why phenols are kept in a closed container, airtight container? क्योंकि अगर एयर चली गई, ऑक्सीजन चली गई, तो फिनॉल से किस में बदलना शुरू हो जाएगा? वो क्विनॉन में। डार्क कलर के कंपाउंड्स बन जाते हैं फिनॉल के, क्या बन जाता है? बेंजो क्विनॉन। क्लियर है? क्वेश्चन कोई भी ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन रिएक्टेड विद K2Cr2O7, घुमा फिरा के पूछेंगे। व्हाई फिनॉल आर कन्वर्टेड टू बेंजोक्विनॉन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? बिकॉज ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है? बेंजोक्विनॉन बन जाता है। फिनॉल, व्हाई फिनॉल्स आर कन्वर्टेड टू डार्क कलर्ड मिक्सचर, डायरेक्ट भी नहीं पूछेगा। व्हाई फिनॉल्स आर कन्वर्टेड टू डार्क कलर्ड मिक्सचर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर? बिकॉज एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? ये बेंजोक्विनॉन बना लेगा। फिर यहाँ ये पूछ सकते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू ट्राई सब्सटीट्यूटेड ब्रोमो कंपाउंड? ट्राई सब्सटीट्यूटेड चाहिए तो एक्वस लोगे, मोनो सब्सटीट्यूटेड चाहिए तो क्या लेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड लेंगे। फिर एक और चीज, हाउ विल यू फॉर्म पिक्रिक एसिड यूजिंग फिनॉल? कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो ट्राई सब्सटीट्यूटेड, डाइल्यूट लिया तो मोनो सब्सटीट्यूटेड। बहुत ही ध्यान दो हर एक रिएक्शन पे। नेक्स्ट आती है नेम रिएक्शन। अभी तक कुछ खास नेम रिएक्शन हमने इनमें पढ़ी नहीं है इस चैप्टर में।
फर्स्ट नेम रिएक्शन आती है, क्या नाम है इसका? कोलबेज रिएक्शन। फिनॉल प्लस NaOH gives सोडियम फिनॉक्साइड, एंड जब इसको CO2 प्लस एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सैलिसिलिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और अभी हमने देखा जब सैलिसिलिक एसिड पे एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है एस्प्रिन। यानी अगर हमें फिनॉल से एस्प्रिन बनाना है तो पहले फिनॉल पे रिएक्शन करवाना होगा NaOH का, फिर CO2 और H का, तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। एंड सैलिसिलिक एसिड में जब एसिड एनहाइड्राइड डालेंगे तो क्या बनेगा? एस्प्रिन। कौन सा रिएक्शन है ये? कोलबेज रिएक्शन, जहां हम फिनॉल को किस में बदल रहे हैं? अब इसको वर्ड में लिखना पड़ेगा ना, कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज कोलबेज रिएक्शन। क्या बोलेंगे? व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म्स सोडियम फिनॉक्साइड। व्हेन इट इज फर्दर रिएक्टेड विथ CO2 एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गिव्स सैलिसिलिक एसिड। ये H प्लस का मतलब क्या होता है? कहीं भी लिखा हो तो क्या है इसका मतलब? एसिड। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शन। फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट, जिसमें फर्दर NaOH डालने से हमें मिल जाता है एक और कंपाउंड जो एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। इसमें एसिड डालने से हमें मिलता है सैलिसल्डिहाइड। इसमें बन रहा है सैलिसिलिक एसिड, यहाँ बन रहा है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी सैलिसिलिक एसिड बना सकते हो, इसके ऑक्सीडेशन से भी क्या बन सकता है? सैलिसिलिक एसिड। कौन सा रिएक्शन है ये? रीमर टीमन रिएक्शन। क्या ऐड किया हमने रिएजेंट? क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। तुम लोग डायरेक्टली ये रिएक्शन लिख सकते हो, प्लस एसिड करके डायरेक्टली यहाँ पहुंचा सकते हो, इंटरमीडिएट लिखने की जरूरत नहीं है। कंफ्यूज कर रहा है, छोड़ दो। When phenol reacts with chloroform in presence of aqueous NaOH and then hydration it gives salicylic एसिड हाइड्रेशन किया तो क्या मिला हमें? सैलिसल्डिहाइड। कोलबे में मिला सैलिसिलिक एसिड, रीमर टीमन में क्या मिला? सैलिसल्डिहाइड। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोर्ड्स में बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वो MP बोर्ड हो या CBSE हो। नेम रिएक्शन तो हर बार पूछी जाती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये बीच में बाय प्रोडक्ट नहीं लिखना है, मत लिखो। यही एरो पे तुम लोग लिख दो H प्लस और सीधे क्या बना दोगे? सैलिसल्डिहाइड। अगर यहाँ एसिड है तो एसिड ही लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लगाना है। अगर एसिड है तो एसिड लिखोगे, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर लिखोगे। ये देखो मैंने डायरेक्ट लिख रखा है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी, सिंगल स्टेप। कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखें तो मिथाइल एल्कोहल, जिसको कैसे बनाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड क्रोमियम, Zn ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 573 to 673 केल्विन, इससे मिथाइल एल्कोहल बना कार्बन मोनोऑक्साइड से। प्रिपरेशन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं नेक्स्ट आता हूँ इथाइल एल्कोहल पे। इथाइल एल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। शुगर जो होता है ना, उसको बनाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है जिसमें 30% शुगर होती है उसको बोलते हैं मोलेसिस।
शुगर किससे बनती है? शुगर कैन से। जो शुगर केन जूस होता है उसमें से शुगर निकालने के बाद भी 30% शुगर बच जाती है। डार्क कलर, ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं? मोलेसिस। वो मोलेसिस में जब एक एंजाइम डालते हैं, इन्वर्टेज, जो किस में प्रेजेंट होता है? ईस्ट में। वो उसको ब्रेक कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जाइमेज एंजाइम डालते, जो ईस्ट में ही होता है, मतलब तुमने ईस्ट डाल दिया तो दोनों डाल दिए, बन गया अल्कोहल प्लस CO2। इस रिएक्शन को अच्छी तरह से कंप्लीट होने में 40 डेज तक लग जाते हैं। बहुत स्लो रिएक्शन है। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं? इथाइल अल्कोहल। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। अब जैसे हमने ग्रेप्स ले लिए, अंगूर ले लिए, तो जब वो रॉटन हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनकी अपर सरफेस पे अपने आप इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम आ जाते हैं, ईस्ट आ जाता है, एंजाइम्स आ जाते हैं उसके ऊपर, जो भी है। तो अगर हम रॉटन ग्रेप्स ले लें, उनको क्रश करें और उनको एक सील पैक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख दें, मतलब थोड़ी बहुत एयर होनी चाहिए क्योंकि ईस्ट सर्वाइव नहीं कर पाता है, बिल्कुल एकदम एयर टाइट नहीं रखना है हमें। तो उससे क्या बन जाता है? सीधे ग्रेप से अल्कोहल बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि उस समय अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन चली गई अंदर, तो अल्कोहल का टेस्ट बिटर हो जाता है, क्योंकि इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब ये प्रोसेस हो तो उसमें एयर नहीं जाए। इस तरह से इथाइल अल्कोहल, जिसको हम वाइन बोलते हैं, वो बनाई जाती है। कौन सी प्रोसेस बताई मैंने? फर्मेंटेशन। एंजाइम कौन से यूज किए? इन्वर्टेज जाइमेज। किस में प्रेजेंट होते हैं? ईस्ट में प्रेजेंट होते हैं। और सुक्रोज प्लस वाटर कहाँ से आता है? शुगर केन इंडस्ट्री, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है क्या? मोलेसिस। अगर हमें वाइन बनानी है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? ग्रेप्स का यूज कर सकते हैं, और उसमें यीस्ट डाल के रख देंगे तो वाइन बन जाएगी। थोड़ा सा प्रोसेस है, उसका जूस बनाओगे, ग्रेप्स ले लो, एप्पल ले लो, या फिर ऑरेंज ले लो, कोई भी जूस ले लो, उसके अंदर यीस्ट डाल दो, पैक कर दो, कुछ दिन के अंदर उसमें धीरे धीरे क्या बनना शुरू हो जाएगी? वाइन बनना शुरू हो जाएगी। एयर नहीं जानी चाहिए, एयर गई ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसा हमने देखा कि इथाइल अल्कोहल तो कंज्यूमेबल होता है, बट अगर गलती से कोई मिथाइल अल्कोहल पी ले तो वो हार्मफुल है। अगर किसी ने मिथाइल अल्कोहल पी लिया तो उसको डाइल्यूट करने के लिए उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इथाइल अल्कोहल, तब जाके उसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज वो इतना पॉइजनस है कि जो हो सकता है पर्सन पहले तो ब्लाइंड हो जाएगा, देन उसकी डेथ भी हो सकती है। इथर्स की बात करें तो इथर होते हैं ROR फॉर्म के। दो अल्काइल ग्रुप होंगे, सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे ये है हमारे पास डाई मिथाइल इथर, विच इज ऑल्सो नोन एज मिथॉक्सी मीथेन। मिथ ऑक्सी मीथेन। डाई इथाइल इथर, इथॉक्सी इथेन। मिथाइल आइसोप्रोपाइल इथर। लेकिन IUPAC नेमिंग करते समय लॉन्गेस्ट चेन देखी जाती है, और ये ग्रुप को हम बोल रहे हैं मिथॉक्सी। मिथ ऑक्सी कहां पर आ रहा है? टू पे। मिथ ऑक्सी प्रोपेन। क्या नाम है इसका? मिथ ऑक्सी प्रोपेन। ये कंपाउंड देखें तो ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल है, ये वाला पार्ट, मिथॉक्सी टर्शरी ब्यूटाइल इथर। और इसमें देखें IUPAC में तो 1 2 3, 2 मिथॉक्सी
2 मिथाइल प्रोपेन। इसको क्या बोल रहे हैं ध्यान देना, मिथ ऑक्सी, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। एनिसोल जनरल नेम है इस कंपाउंड का, मिथ ऑक्सी बेंजीन, आईयूपीएसी, मिथ ऑक्सी बेंजीन। तो ये हमने इथर्स की नेमिंग देखी। अगर जनरल नेमिंग करना है ना तो तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना होता है। लाइक मेरे पास एक इथाइल है, एक मिथाइल है, तो जनरल नेमिंग में मैं इसको बोलूंगा इथाइल मिथाइल इथर, अल्फाबेटिकली इथाइल मिथाइल इथर। आईयूपीएसी में क्या बोलूंगा, मिथ ऑक्सी इथेन। जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसका उसको पेरेंट अज्यूम करोगे, उसको लास्ट में लिखोगे। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मिथ ऑक्सी इथेन। नंबरिंग ऐसे होगी, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, मैंने ऐसा एक कंपाउंड लिया, तो लॉन्गेस्ट चेंज होगी उसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3। क्या नाम होगा इसका, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, और सिंपली मिथॉक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। इसका नाम हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। स्ट्रक्चर देखें इथर के, तो इनमें 2 अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, रिपल्शन बढ़ जाएगा। एल्कोहल में याद है एंगल कितना था, करीब करीब 109 डिग्री। यहाँ कितना बन गया, 111.7। क्यों बढ़ा, वाई, बिकॉज 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, रिपल्शन बढ़ गया। लोन पेयर इनके पास भी है, दिख रहा है, सिमिलर टू अल्कोहल। अब हम आते हैं प्रिपरेशन पे। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल को ध्यान रखना एक्सेस में लेना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम होता है डिहाइड्रेशन करना, वाटर रिमूव करना। तो यहां से एक H और एक OH हटा दो, एक H और OH, देखो 2 है ये, एक OH हटाया और एक H हटा दिया, क्या बनेगा इस तरह से, ये डाई एथाइल इथर। डिहाइड्रेट करते हैं एल्कोहल को तो मिलता है इथर। इससे एक ही, इसका एक ही प्रॉब्लम है, इसमें हम वही कंपाउंड बना सकते हैं जिनमें प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो। अब इसमें भी एक चीज और है, ध्यान देंगे कि अगर तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, 413 की जगह 443 कर दिया, तो एल्कीन बन जाएगा। स्लाइड चेंज है देखो टेम्परेचर का, 413 पे इथर्स बनते हैं और 443 पे एल्कीन बनते हैं। बहुत माइनर सा डिफरेंस टेम्परेचर का, और कंपाउंड ही बदल गया। तो ये टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे। नेम रिएक्शन एक और आ गई, ये भी एज इट इज पूछी जाती है, विलियमसन सिंथेसिस। पहली नेम रिएक्शन हमने देखी कोल्बे, दूसरी रीमर टीमन, थर्ड क्या है हमारी, विलियमसन सिंथेसिस। क्या कर रहे हैं हम इसमें, अल्काइल हेलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, Na निकल जाएगा X के साथ, बन गया इथर। अल्काइल हेलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड गिव्स ether. This reaction is known as Williamson synthesis. Important reaction. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान देंगे कि अगर तुमने एल्कोक्साइड आयन को टर्शरी रखा और अल्काइल हेलाइड को प्राइमरी रखा, तो इथर ही मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन अल्काइल हेलाइड टर्शरी ले लिया
और एल्कोक्साइड प्राइमरी ले लिया, तो ये क्या मिलेगा हमें, देखो, एल्कीन। एल्कीन प्लस एल्कोहल, हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं मिली यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एल्कीन प्लस एल्कोहल मिल गया। तो क्या ध्यान रखना है इसमें, इथर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो अल्काइल हैलाइड है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैसा चाहिए, प्राइमरी। अगर तुमने इसको टर्शरी बना दिया तो इथर नहीं मिलेगा। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से अगर हमें इथर बनाना है तो एल्काइल हैलाइड को कैसा रखना पड़ेगा, प्राइमरी। It is because alkoxide ion are not only nucleophile but undergo but strong bases as well, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। They react with alkyl halide leading to elimination reaction। अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो होना क्या चाहिए था, देखो, ये Br Na के साथ निकलना चाहिए था, CH3 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कौन सा रिएक्शन कर रहा है, एलिमिनेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये क्या है, उसकी जगह यहाँ क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर विलियमसन सिंथेसिस करवाना है तो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री ही होना चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन, फिनॉल प्लस NaOH gives एल्कोक्साइड आयन, और एल्कोक्साइड आयन पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड डाल दिया तो अराइल इथर्स बने। कौन से इथर्स बन गए, ये अराइल इथर्स। तो हम विलियमसन सिंथेसिस से एल्काइल इथर भी बना सकते हैं, अराइल इथर भी बना सकते हैं। जरूरी चीज क्या है, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन, अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी ही रखना है। अल्काइल हैलाइड अगर सेकेंडरी या टर्शरी हो गया तो हमें जो चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इथर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ethers have much lower boiling point as compared to isomeric alcohols. Unlike alcohol, ether molecule are not associated by hydrogen bond. क्वेश्चन आ सकता है, why boiling point of ether is less than the alcohol? Because ether हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, इथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ether is comparable to those of corresponding alcohol। क्यों है इनकी सॉल्युबिलिटी, ये वाटर के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इथर। ये देखो इथर का जो O है इसके पास लोन पे था, ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ। However, solubility of ether in water decreases from lower member to higher member। साइज बढ़ेगी तो solubility कम होगी। This is because of relative increase in hydrocarbon portion of molecule। अल्काइल ग्रुप जो मोर बल्कि बन जाता है, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। Ethers are appreciably soluble in organic solvent like alcohol, benzene, acetone। Like dissolves like। इथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसलिए ऑर्गेनिक में इजीली डिजोल्व हो जाता है। वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है लगभग वैसी है जैसे अल्कोहल की होती है, पर अगर अल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अल्कोहल से इथर्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या बोला हमने, कम होता है, क्योंकि अल्कोहल क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन इथर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं।
वाटर के साथ करेंगे, खुद में नहीं करेंगे, समझ गए। इथर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। अल्कोहल के खुद के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं उसको, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनती है। किसमें, अल्कोहल में। इथर में नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम मिलेगा। अब केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। CO बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे हम। देखो यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, HX ऐड किया, हेलोजन एसिड। ये रेड वाला पार्ट रेड के साथ जाएगा, क्या बना लेगा, अल्कोहल। ब्लू वाला ब्लू के साथ गया, क्या बनाया, RX। इथर प्लस HX गिव्स अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इथर में हमने HI डाला, ध्यान देना, कन्वर्जन में बहुत बार पूछी गई है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा चला गया किसके साथ, H के साथ, और ये चला गया I के साथ। इजी है, कोई भी किसी के साथ भेज दो, क्या फर्क पड़ना है, दोनों ग्रुप सेम है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी, जब दोनों डिफरेंट होंगे। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, जब दोनों डिफरेंट ग्रुप पे, तो जो टर्शरी वाला है वो आयोडीन के साथ जाएगा, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। और ये जो प्राइमरी वाला है वो हाइड्रोजन के साथ जाके अल्कोहल बना लेगा। टर्शरी हेलोजन के साथ, प्राइमरी क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। ध्यान रखेंगे, इथर प्लस हेलोजन एसिड यहां पर लिया जैसे मैंने। अब ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही नहीं सकता है, स्ट्रॉन्ग है, पार्शल ये वाला वीक है, यहां से ब्रेक होगा। ये बना लेगा C6H5OH यानी कि फिनॉल प्लस CH3I। क्लियर है। तो ये हमने ये रिएक्शन पढ़ी, इसका ध्यान देंगे। टर्शरी कहाँ जाएगा, प्राइमरी कहाँ जाएगा। रिंग सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन देखें तो जब ब्रोमिनेशन करते हैं किसका, एनिसोल का। एनिसोल मतलब क्या होता है, CH3O C6H5। ब्रोमीन ऐड करोगे तो कहाँ आएगा, पैरा पे, ऑर्थो पे। मेजर कौन सा, पैरा। CH3Cl लगाओगे, फिडल क्राफ्ट करोगे, अल्काइलेशन, मिथाइल आ गया पैरा पे, ऑर्थो पे। फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, CH3CO लगाया, पैरा पे, ऑर्थो पे। मेजर ये होगा पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। कन्वर्जन में पूछा गया है, एनसीईआरटी में कन्वर्जन है, एनिसोल को कन्वर्ट करना है पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो फिडल क्राफ्ट लगाएंगे तो ये बेंजीन से एसिटोफिनोन बनता है, ध्यान रखेंगे ये चीज। तो मैं ये ध्यान दो कि एनिसोल जो है वो पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखो हर चीज कहाँ लग रही है, ऑर्थो और पैरा पे। फिर यहाँ पर भी देखे तो पैरा, ऑर्थो। नाइट्रो लगा है तो वो भी कहाँ आएगा, पैरा, ऑर्थो। 1 2 3 4, 4 नाइट्रोमिथॉक्सीबेंजीन, 2 नाइट्रोमिथॉक्सीबेंजीन। नाम भी ध्यान रखेंगे। ये रिएक्शंस कहाँ काम आएंगी, कन्वर्जन में। सपोज हमें बोला कि हाउ विल यू फॉर्म पैरा नाइट्रोमिथॉक्सीबेंजीन यूजिंग एनीसोल, तो ये कन्वर्जन। पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये कन्वर्जन। इथर के यूजेस देखें तो इथर्स में डाईमिथाइल इथर रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है एंड एज अ सॉल्वेंट भी यूज होता है। डाई इथाइल इथर
as a solvent for organic reaction and also as an industrial solvent for oil, gums, resin, extracting solvent. तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होता था हमेशा ड्राई एथर के प्रेजेंस में करवाते थे। क्यों? क्योंकि ड्राई एथर क्या करता है, वाटर को हटा देता है। क्योंकि वाटर का प्रेजेंस आया तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो हमें एल्केन मिल जाएंगे। तो इथर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत काम आते हैं। ये यूजेस पढ़े हमने। अभी सीबीएसई वालों को यूजेस कम पूछे जाते हैं, एमपी बोर्ड वालों को ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यूजेस में तुम लोग टाइम वेस्ट मत करना। फिर ये डिफरेंशिएशन जो करते हैं ना, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो होते हैं, ये बड़े काम के होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश करें? कौन सा टेस्ट लगाया हमने? लुकास टेस्ट। क्या डालते हैं लुकास टेस्ट में? लुकास रिएजेंट, HCl प्लस ZnCl2। एल्कोहल बनाता है अल्काइल क्लोराइड, और अगर ये इमीडिएटली फॉर्म हो जाए, एकदम से टर्बिडिटी, मतलब ऐसा पूरे पार्टिकल्स आ जाते हैं उसके अंदर, इससे पता चलता है वो टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। लेकिन अगर ये 5 मिनट के बाद अगर ये रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, उसमें टर्बिडिटी थोड़ा सा लेट आती है, तो वो कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। इफ टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली अपॉन हीटिंग, तो कौन सा अल्कोहल बन गया? सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा इसमें? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर इसमें सबसे फास्ट इमीडिएट, इसमें 5 मिनट्स के बाद, और इसमें हीट करने के बाद टर्बिडिटी आएगी। कहाँ काम आएगी ये रिएक्शन? डिस्टिंग्विश करना होगा किसको? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तीनों अल्कोहल को क्या कर सकते हैं हम इस तरह से? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ रही है चीज? अगली डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कौन सी है हमारी? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिनमें ये इतना ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH या फिर CH3CO। अभी देखो इसमें दिख रहा है क्या हमारे पास? CH3CH2O दिख रहा है ये हमारे पास, CH3CHOH दिख रहा है। इसमें आयोडीन प्लस NaOH डालेंगे तो येलो कलर की PPT बनाता है, आयोडोफॉर्म। लेकिन मिथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा। तो बड़े काम की रिएक्शन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनॉल एंड इथेनॉल? मिथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। फिर अगली रिएक्शन देखो, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल ये टेस्ट देगा? नहीं देगा। हमें ये चाहिए। यहां पर है क्या ऐसा? तो अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल? तो हमने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देखे, दो टेस्ट देखे हमने अभी। पहला कौन सा है? लुकास टेस्ट। 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री आफ्टर 5 मिनट्स देगा, 1 डिग्री हीट करने पर देगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देंगे जिनमें क्या होगा? CH3CO या फिर CH3CHOH। ये क्यों नहीं दे रहा है आयोडोफॉर्म टेस्ट? मैंने बताया, देखो इसमें कंपाउंड में हमें ये पार्ट जो है ये मिल रहा है, जबकि हमें आयोडोफॉर्म के लिए क्या चाहिए? CH3CHOH या फिर CH3CO। कहाँ काम आएंगे ये टेस्ट? ध्यान रखेंगे डिस्टिंग्विश करने के लिए। कहाँ काम आएंगे? एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में ये टेस्ट काम आएंगे तुम्हें। एक लुकास टेस्ट हो गया और दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट।
क्यों बोलते हैं इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा है? आयोडोफॉर्म। किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है? आयोडीन प्लस NaOH। येलो कलर के पीपीटी मिलते हैं इसमें, जो किसके होते हैं? आयोडोफॉर्म के। क्लास एक और टेस्ट है जो बहुत पूछी जाती है फिनॉल के लिए। क्या कहते हैं? फेरिक क्लोराइड अगर फिनॉल में डाल दें तो एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाता है। फिनॉल को अगर डिस्टिंग्विश करना है किसी और अल्कोहल से, किसी अल्काइल अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना है, तो फिनॉल में अगर हमने फेरिक क्लोराइड डाल दिया तो वायलेट कलर का एक कंपाउंड बनेगा। फिनॉल gives a violet color water soluble complex with ferric chloride. In general, all compounds containing enolic group, इनोलिक ग्रुप मतलब जिनमें डबल बॉन्ड और एल्कोहल दोनों हो, इन प्लस ओल, इनोलिक, वो सब ये टेस्ट देते हैं। अब बेंजीन में हमने देखा डबल बॉन्ड भी है और ऊपर फिनॉल आ गया तो OH भी आ गया, बन गया इन और ओल। तो हर वो कंपाउंड जिसमें इनोल होगा वो क्या देगा? फेरिक क्लोराइड टेस्ट। हाउ द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स आर डिफरेंट सच इज ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, किस पे डिपेंड करता है? फिनॉल के स्ट्रक्चर्स पे। क्लियर है? तो यहाँ ये चैप्टर का रिवीजन हो गया कंप्लीट।